अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जवाब दे मुझे बानी। जरताज शाह की खर्चदार आवाज हवेली के दोनों दीवार में गूंजी थी। वो तो अच्छा था कि सलार और सनोरा हवेली में नहीं थे, स्कीना शाह के घर पर थे। बानी तो काम भी गई थी। मारवी की इस फसाद में तू भी उसके साथ शरीक थी। वो फिर से सवाल कर रही थी, जबकि बानी आंसू बहाती सर झुकाए हुए खड़े थे। साईं बीबी जवाब दे, जरताज शाह चलाए थे। बानी ने डरते डरते उन्हें देखा था और फिर नजरें झुकाकर अस्पताल में सर हिलाया था। चटाक की आवाज गूंजी थी और बानी के गाल पर थप्पड़ पड़ा था। हराम होर, यही हराम होरी करने के लिए तुझे मारवी का हया रखने को कहा था। उसके बाद मुट्ठी में जकड़े थे, इसीलिए तुझे मारवी के साथ जाने दिया था, नीच लड़की। जबकि वो दर्द से बिलबिला रही थी। माफ कर दे साईं बीबी, माफ कर दे। वो रो रही थी, जबकि हूर बानो उसकी शोर की आवाज पर वहीं पर आ गए थे और बानी को जरताज शाह से मार खाते हुए देखकर उसे बचाने आगे बढ़े। अम्मा साईं, क्या कर रही आप? छोड़े उसे। नहीं हूर बानो, ये नमक हराम की हड्डियां तोड़ दूंगी मैं आज, जरताज शाह ने गजबनाक आवाज में कहा था। क्या किया है उसने? अम्मा साईं, मत कीजिए। हूर शाह उसे जरताज शाह की गिफ्ट से छुड़ाने की कोशिश करती बोली। जब जरताज शाह ने गुस्से से हूर बानो को देखा और साथ ही बानो को दिखा देकर नीचे गिराया था। वो नीचे बैठी रोए जा रही थी। जानती है तू हूर शाह, क्या हुआ है? नहीं जानती ना तो जाकर अपनी बेटी से पूछ। मुंह पर कालक मल कर आ गया इस देसाई खानदान से, वो चिल्लाई थी, जबकि हूर बानो हैरत से दहते हुए दिल के साथ ही जरताज शाह को देख रहे थे। क्या हुआ? क्या किया है मारवी ने? उनकी आवाज कांपी थी। नकाह कर किया है मीर मल्हार दसाई के पोते से, सारंग दसाई से। उनकी बात हूर बानो ने अपना दिल थाम लिया। ये क्या कर दिया मारवी ने? उनकी आंखें भर रही थी, खौफ उनकी आंखों से छलक रहा था। हूर बानो, ये आंसू तब के लिए रख जब सलार को पता चलेगा, वो जिंदा गाड़ देगा वो मारवी को। जरताज शाह फिर से गुराई थी, जबकि हूर बानो ने अपने चकराते सर को संभालती कुर्सी का सहारा लिया था। मारवी, ये क्या कर दिया मारवी तुमने? वो भीगी आवाज में जिरेला बड़बड़ाई थी। उनकी आंखें साकत हो गई थी, जैसे आने वाले वक्त का सोचकर उनका वजूद कांप रहा था। फिर से जंग होगी, फिर से खून बहेगा और इस बार खून उनकी अपनी बेटी का भी बहेगा। गैरत के नाम पर वो भी मारे जाएगी। मेरी मारवी, मेरी मारवी। वो अब तो आतर से रोने लगे थे। जरताशा ने तरहम से उन्हें देखा था। हालत उनकी भी कुर्बानों से कम न थी, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आज तक वो रो ही कांप थे। अपने शोहर और बेटे की मौत के बाद उसने कभी आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाया था। मेरी मारवी, अम्मा साईं, मेरी मारवी को बचा ले, मेरी मारवी को बचा ले। जरताज शाह के आगे बढ़कर उसे बाहों में बा लिया था। उसका अपना दिल भी रो रहा था, आने वाले वक्त का सोचकर कि उनका अपना दिल भी डूब रहा था। कल को पूरे इलाके में बात फैल जाएगी, फिर सलार को पता चलेगा। मारवी को कैसे बचाएगी? सलार से, सबसे, दुश्मन से, कैसे? मार डालेगा सलार मेरी मारवी को। मेरी मारवी को बचा ले। ये क्या कर दिया मारवी तुमने? ये क्या कर दिया मेरी बच्ची? हूर बानो रो रही थी, फरियाद कर दी। बानी बिगी में आंखों से उन्हें देख रही थी और दिल मारवी के लिए उसका भी रो रहा था। साईं, काम हो गया, कबीर राणा ने सर झुकावे एहतराम से कहा था। सावल के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैली थी। शाबाश कबीर राणा, तुझसे मुझे यही उम्मीद है। खबर पक्की करवा के भेजी है ना? जी साईं, मैंने कह दिया। खबर पूरे इलाके में ऐसे फैलाए हैं कि बात दूसरे इलाके तक पहुंचे और जंग छिड़ जाए। कबीर राणा भी मुस्कुरा रहा था और सावल दसाई का खास आदमी था। सावल ने भरपूर कहका लगाया, अब आएगा तगड़ा मजा। अब जब हर तरफ मारवी मारवी होगी, सलार राम शाह की ग्यारत तो जागेगी। और फिर से जोरदार कहका पड़ा था। पास पड़ा पैसों का बंडल उसने कबीर राणा की तरफ बढ़ाया था। ये ले तेरा मुआवजा, जाकर ऐश कर। सावल मुस्कुराते हुए कहा था और कबीर राणा सर झुकाए हुए पैसों का बंडल उठाए वहां से चला गया था, जबकि सावल वही देर तक बैठा मुस्कुराता रहा। अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरती मारवा ने सब सुन लिया था। उसके दिल में सावल के लिए नफरत पड़ रही थी, लेकिन खुद के नफरत को थबकती देती। वो नीचे उतरकर सावल के पास आई थी। क्या बात है सावल साई, बहुत खुश हैं आप आज? सावल ने एक उचड़ती हुई नजर उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। बात ही खुशी की है, वो गुस्सा होने की बजाय हंसते हुए कह रहा था। क्या हुआ है साईं? वो फिर से पूछ रही थी और सावल ने गहरी नजर से उसको देखा था और फिर सोफे की जानब इशारा करके बोला, बैठ इधर। वह मुस्कुराती हुई उनके साथ वाले सोफे पर बैठ गए थे। अरे इतनी दूर नहीं, इधर मेरे पास बैठ। सामने हाथ फड़ाकर उसे अपने पास बिठाया था। वो हैरानी से अपने मिजाजी खुदा को देख रहे थे, जिसके अंदाज ही आज निराले थे। कितने दिन हो गए सज सवर के मेरे करीब नहीं आई, तो तेरी चाह को तरस रहा हूं मैं। क्यों इतना तरसाती है मुझको? उसके बालों से अटकेलियां खेलता हुआ कह रहा था, जबकि वो इधर उधर देखने लगे। क्या कर रहे हैं आप सावल?
कोई देख लेगा। अरे बीवी है तू मेरी, सबको पता चलना चाहिए तुझसे कि मैं कितनी मोहब्बत करता। वह उससे लगाता हुआ कह रहा था और लफ्ज मोहब्बत पर औरत जातो सब भूल पाए कर मुस्कुराने लग गए। अपने सर के साइन को शर्माते लजाते हुए देखने लगे, जबकि वो गहरी नजर से उसको देखता हुआ कह रहा था, चल जा तैयार श्यार हो, अच्छी सी साड़ी पहन, मेकअप कर, बाल संवार, तेरे संग आज बाहर जाऊंगा मैं। वो मुस्कुराकर मोहब्बत से चू लहजे में कह रहा था, जबकि मारवा हैरत से उसको देखे थे। कभी कभी काया पलट जाया करती थी और मारवा ऐसा ही परेशान हो जाया करते थे। ऐसे क्या देख रही है, चल जल्दी कर। उसके मसरसा देखने पर सावल मुस्कुराकर बोला था तो वो नजरें झुका गई थी। जी अब भी चलती हूँ। वो उठने लगे जब सावल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका। सुन। वह पलट कर उसको देख लेंगे। किसी औरत के हाथ यह पूरे इलाके में फैला के दुश्मन की बेटी मारवी रहम शाह को हमारे शेर सारंग देसाई ने अपने नकाब में लेकर यह साबित कर दिया कि दुश्मन का सर हमेशा हमारे सामने झुका ही होता है। मारवा ने कुछ देर उसको देखा, दिल चाह इनकार कर दे, लेकिन इस बहाने तो उसका शोर उसके करीब हुआ था। दिल वैसे भी इस बात के लिए खुश हो रहा था, तभी कुछ कहे बिना असबार में साहिल लाया था। सामने के चेहरे पर मुस्कुराहट डूबी थी, फातहाना मुस्कुराहट। अलमारी में तेलिए सोने का नया सेट लेकर रखा है, वो भी पहले। उसके बाद पर मारवा की आंखें हैरत और रुचि से फैल थी। हाय सच्ची, आप कितनी अच्छी है ना सावल, कहकर वो जा चुके थे, जबकि सावल सोफे पर टेक लगाकर इजी होकर बैठ गया। रंग बरसे बीगे चुनरे वाली रंग बरसे, साथ ही अपने साथ गुनगुनाने लगा। वो जब कमरे में आई तो मारवी बेड पर आड़ी त्रिची लेटी हुई थी। होठ बानो कुछ देर वहीं पर खड़ी रही। कामते वजूद के साथ वो मारवी को देती रही। उनकी बेटी क्या कर गुजरी है, कल को क्या होने वाला है, सोच सोच कर दिल दहल रहा था उनका। उनके पास ही बेड पर बैठी मारवी धीमी आवाज में उसको पुकारा था, लेकिन जवाब नदार। मारवी फिर से उसे आवाज देकर उसका कंधा भी हिलाया था, जबकि वो करहाई थी। माँ। होठ बानो ने अपने आंसू पिए थे। क्यों मारवी, क्यों किया ये सब मारवी? मेरी जिंदगी में कम दुख थे पहले से, जो ये दुख भी दे बैठी है मुझे। मेरा सर झुका दिया सबके सामने। क्यों मारवी? अगर अगर सलार को पता चला तो? वो बात अधूरी छोड़कर रोने लगे। मारवी सुन रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत ना थी उठने की। होठ बानो के रोने की आवाज सुन पा रही थी, लेकिन उठकर उन्हें खामोश नहीं कर पा रही थी। कहना चाहती थी, अनजाने में कदम उठा चुकी है वो, लेकिन उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। वो बस सिसकियों के साथ रो रही थी। उठ मारवी, बता मुझे कि उसका हाथ पकड़कर वो मारवी को उठाना चाहती, जब करंट खाकर पीछे हटे थे। मारवी बाहर में तप रही थी। उसने जल्दी से सिसकियां लेते हुए मारवी को सीधा करके लटाया। उसका चेहरा थपथपाया। वो नीम गूंदगी में थी, उसका चेहरा जल रहा था। तुझे तो बाहर है मारवी। हुडबानो घबरा गए थे, उसका चेहरा थपथपाने लगे। मारवी, माँ, माफ कर दे अपनी बेटी को। वो रोते हुए हिचकियों के बीच में बोली थी, मार दे अपनी बेटी को। जबकि हुडबानो ने रोते हुए सीने से लगाया, मेरी बच्ची, वो बहुत बुरा है। उसने आपकी बेटी को इस्तेमाल किया, मोहब्बत के नाम पर सौदा किया। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। वो नीम गुंदगी में बोले जा रहे थे। हूर बानो ने उसे जल्दी से लटाया और खुद बाहर की जाने भागे थे। बानी, बानी, बानी मुताड़म आंखें लिए उनके पास आए थे। जी साईं बानो, मारवी, मारवी के पास जाओ, मैं आ रही हूँ, उन्हें घबराए हुए लहजे में कहा। बानी ने परेशानी से उन्हें देखा था और फिर इस बात में सहलाते उनके कमरे की जाने बढ़ गए। हूर बानो आंसू बहाते हुए सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे हिम्मत जवाब दे गई हो। वो वहीं सीढ़ी पर रह गए, वहीं बैठी अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाने लगी। टांगों में सख्त ना थी, उठकर किचन तक जाने की, ताकि ठंडा पानी और पट्टियां ला सके मारवी के लिए। इसी वक्त सलार और सनोरा अंदर आए थे मुस्कुराते हुए। इन दोनों की नजर हूरबानो पर पड़ी तो जल्दी से उनके पास आए थे। माँ, क्या हुआ? सलार के आवाज पर वो चौंके थे और अब खौफजदा नजर से अपने बेटे को देख रही थी। क्या हुआ है माँ साईं? सनोरा भी परेशान थी। वो उनकी जुबान लड़खड़ाए थे। क्या हुआ अम्मा साईं, कुछ तो बताएं। सलार परेशान से अपने माँ के हाथों को सहला रहा था। मारवी, कहकर वो फिर से रोने लगी। क्या हुआ है मारवी को? सलार ने परेशानी से ऊपर देखा था, फिर अपनी माँ को देखने लगा। वो मर रही है, मेरी मारवी मर रही है। सबको कहो उसे ना मारे, मेरी बच्ची, मेरी मारवी। वो जारू की तरह रो रही थी और सनोरा का दिल दहल रहा था। अम्मा साईं, क्या कह रही हैं आप? मारवी कहाँ है? सनोरा, जाओ देखकर आओ। सलार ने सनोरा को मारवी के कमरे की तरफ भेजा था और खुद हूरबानो का हाथ थामकर उन्हें उठाने लगा। उठिए माँ, अपने कमरे में जाइए आप। जबकि हूरबानो आंखों में खौफ लिए उसको देखे थे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी मारवी मर रही है, मर जाएगी, वो मार देंगे उसे सब। वो जैसे होश में थी ही नहीं। सलार परेशानी से उन्हें देखने लगा। मारवी बाहर में चल रही है सलार, डाक्टर को फोन करो। सनोरा के बताने पर परेशान सा मोबाइल लेकर डाक्टर को नंबर मिलाने लगा, जबकि सनोरा ने आगे बढ़कर हूरबानो को सहारा दिया। उठिए माँ साहब,
सनोरा मेरी मारवी को बचाओ, वो कह रही थी, जबकि सनोरा परेशान सी सलार को देखने लगी, जो मोबाइल बंद करके अब अपनी माँ को देख रहा था। माँ, डॉक्टर डा रही है, अब उठिए यहाँ से। सलार ने नरमी से उन्हें बाजू के हाथ सामने लेकर खड़ा किया था। इतने दुख सहे थे उन्होंने कि अब कमजोर पड़ चुके थे। मारवी का दुख वह कैसे सहेगे? उनका दिल जैसे कोई मुट्ठी में दबोच रहा था। दादा साईं, बात करनी थी आपसे। मीर मल्हार देसाई जो कि रॉकिंग चेयर पर झूम रहे थे, जब सारंग उनके पास आया था। उन्हें मुस्कुराकर आंखें खोलकर अपने हुबरू पोते को देखा। अरे आओ आओ मेरे शेर, एक नहीं दो बातें बताओ, वो होशदिली से बोले थे। वो तसबस का शिकार वहीं उनके पास सोफे पर जाकर बैठ गया। हाँ बोलो। मीर मल्हार देसाई उसकी तरफ मतवज्जो थे। सारंग देसाई ना नजरें अपने दादा साईं पर थे। मैं अपनी बीवी को रुखसत करवा कर यहाँ पर लाना चाहता हूँ अपने पास, उसने मजबूत लहजे में कहा था। किससे शादी करना चाहता है तू सारंग? तू हाथ रख बस उस लड़की पर, मैं उसे धूमधाम से इस घर की बहू बना के लाऊंगा, वो मुस्कुराकर मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे। सारंग ने एक नजर उन पर डाली। मारवी सारंग देसाई जैसे बम फोड़ा था मीर मल्हार देसाई पर। वो गरजे थे। ये क्या कर रहे हो तुम सारंग? दादा साईं, मोहब्बत करता हूँ मैं मारवी से, बीवी है वो मेरी, उसे इज्जत के साथ इस घर में लाना चाहता हूँ, वो उन पर नजरें जमाए हुए कह रहा था। बस। मीर मल्हार देसाई खर्चते हुए अपनी जगह से खड़े हुए थे और सारंग भी खड़ा होकर उनकी पुश्त को देख रहा था। बोल दे कि ये सब बकवास है तेरी सारंग देसाई, उनकी तरफ मुड़े थे, जबकि सारंग की नजरों में यकीन देखकर उनका यकीन जैसे डगमगा गया था। दादा साईं, यही सच है जो मैंने कहा, आप मेरे साथ जाएं और इज्जत के साथ मारवी को यहाँ पर लाएंगे। ये नामुमकिन है। मीर सारंग देसाई भूल गए, बेशर्मियों की तरह भूल गए, इतने बेगैरत बन गए सारंग, भूल गए अपनी फूफो साईं की मौत, राम शाह का जुल्म, इतनी जल्दी गैरत मर गए। वो गरजे थे। दादा साईं, याद है, सब याद है, लेकिन इसमें मारवी का क्या कसूर? वो स्पॉट लहजे में कह रहा था, क्योंकि वो इसी राम शाह की बेटी है, ये कसूर है उसका। वो फिर से दायर थे। लेकिन वो अब सारंग देसाई की शड़ी बीवी है। सारंग की आवाज भी ऊंची हो गई थी। मीर मल्हार देसाई ने आगे बढ़कर उसे कंधे पर हाथ से दिखा दिया था। तू बेगैरत ही है सारंग, महान बेगैरत। अरे एक औरत से हार रहा है, एक औरत से हार गया तो मर्दानगी तो है ही नहीं है तुझ में। मैं तुझे मर्द समझता था, तू? वह नफरत से कह रहे थे। मर्द हूँ, मर्दानगी है तो मारवी को अपना रहा हूँ, मेरी बीवी है, मेरी मनकूहा है, मेरी इज्जत और गैरत है वो। तभी बीच मंजदार में मैं नहीं छोड़ पा रहा उसे। आपकी दी हुई तरबियत है दादा साहब, जो ये आपका पोता बेगैरत बनकर नहीं सोच पा रहा। आपकी तरबियत है दादा साईं, जो मैं रहम शाह नहीं बन पा रहा। मैं सारंग देसाई हूँ आपका पोता, मैं रहम शाह नहीं बन सकता। वो भी जज्बाती हो गया था जब मीर मल्हार देसाई कहकर लगाने लगे। सारंग लाबीचों ने देख रहा था। पहले बता देते सारंग देसाई, पहले ही बता देते तो अच्छा था, मैं तेरी जगह किसी और को भेज देता इस लड़की के पास। दादा साईं, सारंग आज पहली बार यूं चलाया था उन पर। उसकी आंखों में सूरज डोरे सी बन गए थे, आंखों में जैसे आग के अलावे दह गए थे, जो उसके पूरे वजूद को झुलसा रहे थे। उसकी बीवी को किसी और के साथ जोड़कर वो जो गलती कर रहे थे, सारंग के गुस्से से शायद वो नावाकिफ ही थे। काश अब मेरे दादा साईं ना होते तो आपकी इस बात का जवाब मैं आपको बता देता, उसने अपनी मुठ्ठियां बीचते हुए कहा था। गर्दन की रंगे तक तन गए थे। मारवी के लिए कैसे बोल सकते हैं वो जिससे आग में जल रहा था। मीर मल्हार देसाई पहली बार सारंग को यूं देखकर डरे थे, लेकिन जाहिर ना होने दिया। इस कामजात के लिए, दुश्मन की लड़की के लिए तू मुझ पर चलाएगा, मुझ पर? वो चलाए थे और सारंग कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर सख्त लहजे में सरगोशी की थे। शुक्र मनाइए अब मेरे दादा साईं हैं, कहकर वो लंबे डग भरता दरवाजे तक पहुंचा था, लेकिन फिर रुक कर वो बिना मुड़े सख्त लहजे में बोला था। मारवी सारंग देसाई मेरी इज्जत है और वो इस हवेली में जरूर आएंगे, इस घर से रुखसत होकर। और अगर इस हवेली के दरवाजे बंद कर रहे हैं तो जान लीजिए इन बंद दरवाजों पर मैं भी कभी दस्तक नहीं दूंगा और मारवी को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा, जहाँ आपके नाम न हाथ दुश्मनी के छींटे भी हम तक ना पहुंचे। वो बारिश सख्त लहजे में कहता कमरे से निकल चुका था। दरवाजा भी जोर से बंद किया था, जबकि मीर मल्हार देसाई खसमनाक तेवरों से बंद दरवाजे को देखते रहे, जहाँ से अभी अभी सारंग गया था। तुम्हारी भूल है सारंग कि मैं हार तस्लीम करूंगा, भूल जाओ इस लड़की को। अब जिंदा दरगोर होगी बाबा, जिंदा दरगोर, और ये काम सलार राम शाह ही करेगा। जरदार शाह खुद अपने हाथों से इस लड़की का गला कूटेगी, मैं हारूंगा नहीं। मीर मल्हार देसाई हारेगा नहीं। उनके लबों पर जहरहन मुस्कुराहट थी और आंखों में अजीब चमक थे। वह दवाओं के जरिए से सो रही थी आराम से। बुहार अभी भी था। पानी वहीं पर बैठी उस पर नजरें जमाए हुए थी। लबों पर बस यही दुआ थी कि उसकी मारवी बीबी जल्दी से ठीक हो जाए।
رات کے 12 بجے تھے جب بانی کی نظر سامنے بالکنی پر پڑی تو وہیں پر رکی۔ سارنگ سائیں وہ زیر لب دروازے بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ خوفزدہ نظر سے مڑ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور پھر سارنگ کو دیکھنے لگے۔ سارنگ سائیں آپ؟ وہ بکھلا کر آگے بڑھی۔ کوئی دیکھ لے گا، وہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں ماروی کے سوئے ہوئے وجود پر تھی۔ ماروی کیسی ہے؟ آرام سے بولیے سارنگ سائیں۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی، اس کی نظریں اب بھی ماروی پر تھی۔ بخار ہے ماروی بی بی کو، بے ہوش ہیں ابھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی بےتابی کو دیکھ کر بانی نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ قدم ماروی کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، جبکہ بانی بوکھلا کر دروازے کی طرف مڑی تھی۔ سائیں، سارنگ سائیں، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا۔ مجبوراً بانی کو باہر نکلنا پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اگر گھر والوں میں سے کوئی آ گیا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو پھر اس کی شامت آ جانی تھی۔ وہ دروازے کے قریبی ادھر ادھر ٹہلتے، ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ جبکہ سارنگ وہیں بیٹھا نرمی سے اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس کا چہرہ آگ کی طرح تاپ رہا تھا۔ بخار اب بھی تھا اسے، لیکن دواؤں کے ذریعے سے آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے لب اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھے تھے، نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ماروی، اٹھو نا ماروی، دیکھو مجھے، اپنے سارنگ کو دیکھو، تم سے معافی مانگنے آیا ہوں یہاں تیرے پاس۔ تمہیں عزت کے ساتھ یہاں سے بیاہ کر لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے ماروی۔ وہ اب نرم نگاہوں سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت جیسی پیلی پڑ چکے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے سے بنے تھے اور گال زیادہ بہار سے تپ کر گلابی ہو رہے تھے۔ اس کی نظر ماروی کے لبوں پر رک سی گئے تھے جو سفید پڑ چکے تھے۔ اس نے بے اختیاری جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ماروی، ہلکی سی سرگوشی کی تھی اس نے، وہ شاید سن رہی تھی، تبھی کسمسائی تھی۔ اس کے لمس کو اپنے قریب محسوس کر تھی، لیکن وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خوشبو ماروی کو اپنی سانسوں میں گھلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ تیرے سانسوں کی مہک ہے یا تیرے وجود کی مدم خوشبو؟ وہ ماروی کے گردن پر اپنا چہرہ رکھے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا، جیسے صدیاں بیت گئی ہوں اسے محسوس کیے ہوئے۔ وہ بے ہوش سا ہو رہا تھا۔ ماروی کی آنکھوں کے کنارے بھیگے تھے، آنسو بہے تھے، سسکی ابری تھی۔ سارنگ نے چونک کر دیکھا تھا، وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہی رو رہی تھی، وہ گندگی میں تھی۔ سارنگ، اس کے لب ہلے تھے، سارنگ کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے آنسو کو اس نے اپنے لبوں سے چنا تھا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ ماروی، معافی مانگ رہا ہوں، اٹھو نا ماروی، اپنے سارنگ کو معاف کر دو۔ یہ سارنگ بن تیرے کچھ نہیں ہے ماروی، اٹھو پلیز، اپنے سارنگ کو معاف کر دو۔ سزا دے دو لیکن مجھ سے دور مت کرو۔ ترس رہا ہوں تمہاری قربت کے لیے، تمہاری سانسوں کے مہک کے لیے تڑپ رہا ہوں، بے بسی کی انتہا پر ہوں ماروی، معاف کر دو پلیز۔ وہ برائی ہوئی آواز کے ساتھ ہی ماروی کے کان میں سرگوشی کر تھا۔ تمہارے پہلو میں سونا چاہتا ہوں، پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ ماروی، آنکھیں کھولنا، دیکھ یار، تیرا سارنگ ہے تیرے پاس۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی اور سارنگ نے اسے باہوں میں بڑھ لیا تھا۔ خواب نہیں، حقیقت ہے، آنکھیں کھولنا۔ وہ ماروی کے جھلستے ہوئے وجود کو باہوں میں بڑے سرگوشی کر رہا تھا اور ماروی گندگی میں آنکھیں بند کیے ہوئے ہچکیاں لیتی ہوئی رو رہے تھے۔ ایک خواب کی سی کیفیت تھی اس پر۔ تیری چاہ ہی کچھ ایسی لگی، خواب میں بھی تو پاس بہت محسوس ہوتا ہے۔ بانی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں قدم رکھا تھا اور وہیں پر رک گئی۔ ماروی اس کی باہوں میں لٹی ہوئی تھی۔ کیسے جائے اب، پلٹے یا اندر جائے؟ نظریں جھکائے وہ آگے آئی تھی۔ سارنگ سائیں، اسے سرگوشی میں آواز دی، لیکن شاید وہ سو چکا تھا۔ سائیں، سارنگ سائیں، لیکن جواب نہ داد۔ وہ جلدی سے مڑی تھی، وہ پیٹھ ان دونوں کی طرف تھی، دل کانپ رہا تھا، ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہوا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ یہ تو سو گئے، کوئی آ گیا تو؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب اچانک کھٹکا ہوا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر مڑی تھی۔ بانی جلدی سے آگے بڑھتی جہاں پر سنورا تھے۔ اس نے ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب بانی دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ارے چھوٹی بی بی، آپ؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں، میں دیکھنے آئی تھی ماروی کیسی ہے اب؟ سنورا آگے بڑھتے ہوئے بولی جب بانی پھر سے اس کے سامنے آ گئے تھے۔ ماروی بی بی تو سو رہی ہے۔ سنورا نے ناگواری سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا، جبکہ بانی خشک لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی نظریں جھکا گئے تھے۔ ہٹو سامنے سے، اس نے اپنے ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جبکہ بانی بھی درختے دل کے ساتھ میں مڑ تھی۔ سارنگ کو دیکھ کر پھر سے سنورا کے ہاتھوں اس کی شامت آ جانی تھی، لیکن بیڈ پر صرف ماروی کو دیکھ کر اس نے ادھر ادھر متلاشی نظریں دہرائی، لیکن سارنگ کہیں نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ سنورا ماروی کا باہر چیک کرتی مڑ تھی۔ تو بھی سو جا بانی، ابھی کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی، کام کی وجہ سے سو نہیں پائے گی تو۔ سنورا مڑ کر بانی کو کہنے لگی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ جی چھوٹی بیبی،
सोनरा कमरे से जा चुकी थी तो बानी ने चारों तरफ कमरे में घूम कर देखा, लेकिन कहीं भी सारंग नहीं था। लगता है कि जा चुकी हैं, कहकर उसने बालकनी का दरवाजा भी बंद कर दिया और खुद वहीं नीचे कालीन पर बिछे हुए अपने बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगे। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे अपने करीब जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई थी। उसने आहिस्ती से तकिए को अपने हाथों से छुआ था, इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। अचानक उसे अपनी जगह से उठकर वह इधर उधर देखने लगी। बालकनी की तरफ नजर गई तो दरवाजा बंद था। उठकर आहिस्ता रवि से चलती हुई वह खिड़कियों तक आए थे, लेकिन कोई नहीं था। मारवी बीबी, आप उठ गई? बानी की आवाज पर वो मुड़ थी, जो कि मुस्कुराते उसको देखे थे। यहाँ कौन आया था? वह सवाल करती बेड की तरफ बढ़ गई थी, जबकि बानी नजर चुराने लगे। कोई नहीं, कोई तो आया था, मुझे फील हो रहा है यहाँ कोई था। कौन था बानी? वो फिर से सवाल कर लगी, साथ ही पास पड़े हुए तकिए को छू लगे। सारंग साईं आए थे। बानी के जवाब पर मारवी ने चौंक उसको देखा। उसकी आंखों में हैरत उभरे थे और फिर गुस्सा उभरने लगा। आने कैसे दिया उसे तुमने यहाँ? वह गुस्से से बोलती हुई तकिए को उठाकर बेड पर पटा था। आपकी तबीयत खराब थी तो वह यहीं थे कुछ देर के लिए, आपके पास। बानी ने नजर झुकाए हुए आस्की से कहा था, जबकि मारवी को वह लम्स याद आने लगा। वो सरगोशियां जिसे वो मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, अपने किए की माफी मांग रहा हूँ, जैसे किसी के बाहों के हसार में थी वो रात भर। तो वह हवाब नहीं था? मैं हवाब नहीं देखी थी, वो सच में यही था। बानी से सोचों में गुम देखकर जल्दी से मुड़ी थी। मैं नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। वो निकल चुकी थी, जबकि मारवी ने धड़कते दिल के साथ ही इन लम्हों को सोचा था। जब सब खत्म कर चुके, जब सब एक इंतकाम था सारंग, तो क्यों आती हो अब बार बार? क्यों अपनी आदत डाल रही हो बार बार? उसने नम आंखों से सोचा था। नफरत करती हो तुमसे सारंग, तो अब इतनी नजदीकियां क्यों? उसने आहिस्ते आहिस्ते हाथ बढ़ाकर उस तकिए को उठाकर अपने सीने से लगाया था, जिसमें उसे सारंग की खुशबू महसूस हो रही। तो वो यही था मेरे पास। उसने उदासी से जहरीला लब दोहराया। आप क्यों सारंग, आप क्यों? उदास आंखें उठाकर उसने सामने देखा तो हूर बानो को देखकर वो अचानक से संभली थी। माँ, आप आइए ना। हूर बानो छोटे कदम उठाते उसके पास बैठ गए थे और गौर से अपनी बेटी को देखने लगे, जबकि मारवी ना समझते हुए नजरें झुका गए थे। कैसी तबीयत है अब मारवी? उसने इस बार में साहिल लाया था। ठीक हूँ अब माँ। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। एक माँ अपनी बेटी का बदला हुआ रूप देख रही थी। दिल अजीब एहसास में गिर गया था। उसकी बेटी नकाह काट चुकी थी, उसे छुपकर। क्यों? क्यों मारवी? हुरबानो की ब्राइबी सवालिया आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया था। मारवी की भी आंखें भीगी थी। क्यों मारवी? अपनी माँ को भी नहीं बताया? क्यों किया ये सब? वह पूछ रही थी, आंखों में आंसू लिए, जबकि मारवी भीगी आंखों के साथ ही सर नफी में हिलाने लगे। नहीं पता माँ, नहीं पता चला। सोचा बता दूं, सब मना कर देंगे मुझे, उसके साथ मुझे कोई रहने नहीं देगा। और अब मारवी, क्या अब वो तेरे पास है? क्या तू उसके पास है? हुरबानो की सवालिया नजरें उस पर थी और वो नजरें चुराने लगे। मैं किस किस से बचाऊंगी तुझे मारवी? किस किस का मुंह बंद करूंगी? किस किस से छुपाऊंगी तुझे मारवी? सबको पता चल जाएगा, सलार को पता चलेगा। मैं कैसे बचाऊंगी तुझे सलार से मेरी बच्ची, कैसे? हुरबानो बकायदा रोने लगी। मारवी को भी रोना आ गया था। वो हुरबानो के कदमों में बैठ चुके थे। मुझे माफ कर दे माँ, मैं गुनाहगार हूँ। अपने नफ्स के बहकावे में आगे खुद को बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप सबका सर शर्म से झुका दिया। मुझे माफ कर दे, आपकी शर्मसारी का बायस बनी हूँ मैं माँ। मालूम है कल को मारी जाओगी, कत्ल कर दी जाओगी और मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारंग भी नहीं। मोहब्बत और इश्क सब फरेब है। ये जब बस समझ में आया तो मैं अपना सब कुछ लूट चुकी थी माँ, मुझे बख्श दे माँ। वह रो रही थी, जबकि हुरबानो का दिल जैसे डूब रहा था। डर, खौफ, बेचैनी सब उस पर गालिब थे। वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। कैसे बचाएगी वो अपनी बेटी को? बस कर दे मारवी, चुप कर जा। तूने अपनी जिंदगी के लिए कांटे ही चुने, जिल्लत पड़ी जिंदगी चुनी है तूने। तुझे नहीं पता मारवी, आगे क्या होने वाला है। तुझे जिंदा दरगोर कर देंगे, तेरी जिंदगी तुझ पर बोझ बना देंगे। मैं कहाँ छुपाऊंगी तुझे मारवी? काश तू छोटी होती, बहुत छोटी, तुझे अपनी आगोश में बढ़कर छुपा लेती सबकी नजरों से। तू बड़ी हो गया मारवी, तेरे छुपने के लिए मेरी आगोश कम पड़ गई है। तुझे अपनी गैरत की बेनर चढ़ा देंगे ये सब। हुरबानो रो रही थी। हिचकियों के बीच बाबा यही कह थी, जबकि मारवी उनकी टांगों पर अपना सर ढकाए खामोशी से आंसू बहा दिए। अब वो क्या बताती, कैसे समझाती अपनी माँ को कि मोहब्बत उसे अंधा बना चुकी थी और वो बस वही देखी थी जो उसे सारंग दिखा रहा था।